है व्हाट्सअप गाइस। मैं आपके लिए एक वन वीडियो फॉर सी प्लस प्लस लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा सी प्लस प्लस एक ही वीडियो में सिखाऊंगा और इसके अलावा आपको मैं कोडिंग इंटरव्यू में आने वाले 100 क्वेश्चंस भी दूंगा सी प्लस प्लस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं बेसिक सी प्लस प्लस से लेके उप्स और सभी कंसेप्ट को मैं यहाँ से कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम विजुअल स्टूडियो कंपाइलर के अंदर आ चुके हैं। तो पहले हम सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ सी प्लस प्लस का एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है और इसके साथ मैं आपको समझा दूंगा, तो टेंशन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बस आप ध्यान से देखिए। तो अभी मैं कोड लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस का हेडर फाइल से, जो कि है हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ओके, अब ये हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हेडर फाइल से स्टार्ट होता है। तो सी प्लस प्लस का हेडर फाइल है हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम और इसी हेडर फाइल से ही कोई भी सी प्लस प्लस का कोड आप लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसे कहा जाता है हेडर फाइल ऑफ सी प्लस प्लस। और आईओस्ट्रीम का भी एक फुल फॉर्म है। तो आई का मतलब होता है इनपुट और ओ का मतलब होता है आउटपुट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई का मतलब होता है इनपुट और ओ का मतलब होता है आउटपुट। तो हैशटैग इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, तो ये कमेंट लाइन में लिख रहा हूँ, जो ग्रीन में दिख रहा है आप, ये सब कमेंट लाइन है। इसे हमारा कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा। तो कमेंट लाइन क्या होता है वो भी आपको मैं बाद में समझा दूंगा। तो बस आप कोड पे देखिए। तो ये हमारा हेडर फाइल हो गया है सी प्लस प्लस के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अभी यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड क्या है ये भी आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस कोड को देखिए। जब इसका टाइम आएगा मैं आपको समझा दूंगा। अब इंट मैन हमारा एक फंक्शन है और इसी फंक्शंस के अंदर ही हमारा कोड लिखा जाता है और यहाँ से ही हमारा कंपाइलर कोड को कंपाइल करना स्टार्ट करता है। तो इसे कहा जाता है मेन फंक्शन। वैसे फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड और एक प्री डिफाइंड। तो इंट मेन फंक्शन है और यहाँ से ही कोड कंपाइल होना स्टार्ट होता है। आप चाहें तो यहाँ पे वॉइड मैन भी लिख सकते हैं। अगर आप इंट मैन लिखते हैं तो आपको कोड के लास्ट में रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। ओके, अब सी आउट, इसको आउटपुट स्टेटमेंट कहा जाता है। अब इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में बात में आपको समझाऊंगा। तो पहले देखिए, सी आउट मतलब ये हमारा सिर्फ आउटपुट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। उसके बाद हमको दोनों लेसर देन लिखना है, ये टैग लगाना है। उसके बाद डबल हाइपेन देके हमारा जो भी आउटपुट स्टेटमेंट है उसको लिख देंगे। जैसे अभी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, अब सेमीकोलन, आपको हर एक कोड के एंड में एक सेमीकोलन लगाना है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो आपका कोड टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे हमारा इंग्लिश में एक सेंटेंस के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो वैसे आपको एक सेमीकोलन यहाँ पे लगाना है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड के बारे में। मैंने आपको पहले कहा था। अभी यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड क्या होता है देखिए। अब मैंने सिर्फ सी आउट लिखा है। अगर हम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं लिखेंगे हेडर फाइल के नीचे, तो हमें यहाँ पे एसटीडी सी आउट लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सी आउट। ओके, हमें इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के आगे एसटीडी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखा है तो हमें एसटीडी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑप्शनल है हमारे लिए। अभी अगर नहीं लिखते हैं तो कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। और हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से मेन फंक्शन से कोड स्टार्ट होता है, तो आपको एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग में लगाना है। ओके, अब उसके बाद रिटर्न 0। मैंने आपको कहा था इंट मैन के बाद कोड के लास्ट में रिटर्न 0 लिखा जाता है। अब ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो चुका है सी प्लस प्लस का, जो कि क्या करेगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए इसे रन करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हेलो वर्ल्ड आउटपुट प्रिंट हो चुका है। तो ये था बेसिक सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमारा लूप्स देखेंगे। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए मैं आप सभी को अभी कमेंट लाइन क्या होता है समझा देता हूँ। ओके, तो मैंने ये सब जो आप जो ग्रीन सेंटेंस देख रहे हैं, जो मैंने डबल बैक स्लैश दे के लिखा है, इसको कमेंट लाइन कहते हैं। कमेंट लाइन को हमारा कंपाइलर कंपाइल नहीं करता, बस आप किसी को समझाने के लिए और खुद समझने के लिए यहाँ पे कमेंट लाइन लिख सकते हैं। ओके, और कमेंट लाइन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल कमेंट लाइन और एक होता है मल्टीपल कमेंट लाइन। ओके, ये सब जो आप ग्रीन देख रहे हैं
ये सब कमेंट लाइन है और ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ओके, तो इसको हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा। अब सिंगल कमेंट लाइन कैसे लिखा जाता है, डबल बैकस्लैश देखिए, तो सिर्फ एक ही आप कमेंट लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, सिंगल कमेंट लाइन, सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो बैकस्लैश ये सिंगल लाइन कमेंट है और एक बैकस्लैश स्टार और स्टार बैकस्लैश ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है। तो यहाँ पे मल्टीपल आप कमेंट लिख सकते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कमेंट लाइन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है, सी आउट और सी इन का यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए आप समझते हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, तो थोड़ा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ वरना कन्फ्यूज़न होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट हो गया। ओके, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा मतलब अब यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो पहले समझा देता हूँ इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, क्या होता है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। तो एक होता है सी आउट, हमने जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था सी आउट, इसको कहा जाता है आउटपुट स्टेटमेंट। इसका काम कुछ नहीं, सिर्फ आउटपुट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा ये। तो हमने जो डबल हाइफन के अंदर हमने जो लिखा था उस स्टेटमेंट को सिर्फ ये प्रिंट कर देगा। तो सी आउट को कहा जाता है आउटपुट स्टेटमेंट। और दूसरा होता है हमारा सी इन, सी इन को कहा जाता है इनपुट स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी इन। तो सी इन को कहा जाता है इनपुट स्टेटमेंट, जो कि यूज़र से इनपुट लेता है। हमने जो इंटीजर वैल्यू हो गया, कैरेक्टर हो गया, जो भी हम यहाँ पे डालेंगे इसको सिर्फ इनपुट लेगा। ओके, तो इसको कहा जाता है इनपुट स्टेटमेंट। और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे हमारा प्रोग्राम लिख देते हैं। मैं प्रोग्राम को क्यों लिखूँ, मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो कट करके पेस्ट कर देते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे बस पेस्ट कर देते हैं हमारे कंपाइलर के अंदर। ओके, और ऊपर वाले को काट देते हैं वरना हमारा एरर शो करेगा। ओके, तो ऊपर वाले का हमने काट दिया है। तो अब हम यहाँ पे एक इंटीजर लेंगे इंट एच। ओके, और जो कि एच हमारा एक इंटीजर वैल्यू होता है, तो सिर्फ हम यहाँ पे एक इंटीजर लेंगे इंट एच। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट एच। एच एक इंटीजर है, क्योंकि एच तो इंटीजर ही होता है, 15, 18, 20, 25। तो एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा इंटीजर एच, उसके बाद सेमीकोलन मत भूलना। उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सी आउट एंटर योर एज, जो कि यूजर से अपना एज पूछेगा। एंटर योर एज सेमीकोलन, उसके बाद सी इन, ये आउटपुट स्टेटमेंट है। तो मैं आपके जानने के लिए लिख देता हूँ आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट लिख देता हूँ यहाँ पे आउटपुट, उसके बाद सी इन यहाँ पे लिखेंगे सी इन। उसके बाद हमने यहाँ पे इंटीजर एच लिया है, तो यहाँ पे एच लिखेंगे क्योंकि ये एच को स्टोर करेगा। और सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी प्रोग्राम है, तो सिर्फ हमें यहाँ पे एज लिखना है, तो ये ऑटोमेटिक एज को इंटीजर समझ लेगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एज लिखना है। और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सी आउट और सी इन के बीच में, क्योंकि इसके अंदर लेसर देन होता है सी आउट के अंदर, और सी इन के अंदर ग्रेटर देन होता है। ओके, तो एच लिख दिया सेमीकोलन, मतलब एज को स्टोर करो, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करो। उसके बाद और एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देंगे। उसके बाद योर एज इच, यहाँ पे मैंने डबल हाइपेन नहीं दिया इसलिए एरर हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको हम काट देंगे। तो योर एज को हम कट कर देंगे को ज़रा एक मिनट, योर एज इज़ को हम यहाँ से कट कर देंगे और इसके अंदर लिख पेस्ट कर देंगे। बस काम हो गया।
योर एज इज़, और उसके बाद हम यहाँ पे एक लेसर देन वैल्यू दे के एज लिखेंगे, एक वेरिएबल है तो यहाँ पे डबल हाइपन नहीं रहेगा। उसके बाद एंड लेंथ। अब ये एंड लेंथ क्या होता है? एंड लेंथ होता है एक चीज़ जो हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रहेगा पर एक लाइन में प्रिंट ना हो जाए, तो इसलिए हम एंड लेंथ लिखते हैं। उसके बाद सेमीकोलन, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिटर्न 0 लिखेंगे हम, तो एंड एल हो गया। उसके बाद रिटर्न 0, और यहाँ पे सेमीकोलन को मतलब कर्ली ब्रैकेट को एंड कर देंगे, मतलब प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो रन करके समझने में ज़्यादा आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सी आउट के अंदर लिखा था एंटर योर एज, और यहाँ पे एंटर योर एज आ गया। मैं अपना एज डाला 22, तो योर एज इज़ 22। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ साइड बाय साइड। सी आउट के अंदर मैं डाला था एंटर योर एज, जो कि एक आउटपुट स्टेटमेंट है, और यहाँ पे आउटपुट प्रिंट किया एंटर योर एज। ओके, यहाँ पे हमने सीन में एज डाला था, मतलब हमने जब यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू 22 डाला तो चला गया वो, हाँ 22 डाला, तो यहाँ पे 22 को इसने स्टोर कर दिया। फिर से हमने एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखा योर एज इज़ एज, तो योर एज इज़ 22। ओके, तो कुछ इस तरह से काम करता है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। तो आपको इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में पूरी जानकारी मतलब पूरी समझ आ चुकी होगी। मैं वादा करता हूँ, मतलब आशा करता हूँ आप सभी तो काफ़ी समझदार हैं वैसे। तो यहाँ पे हमारा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट ख़त्म हो जाता है। तो अब चलो समझते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, इसको मैं काट देता हूँ। तो अब समझते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो मैं कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको इफ एल्स एक साथ समझा दूंगा, वरना मुझे आपको पहले इफ समझाना चाहिए था, उसके बाद इफ एल्स, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको एक साथ इफ एल्स समझा दूंगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब हमारे प्रोग्रामिंग को एक थिंकिंग देना कि वो खुद से डिसीजन ले पाए कि वो क्या आउटपुट प्रिंट करे। ओके, तो हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे इफ़ एल्स से। आप इफ एल्स एक साथ समझ जाइए, फिर खुद इफ़ या फिर इफ एल्स आपका जो मन करे आप प्रोग्राम लिख सकेंगे। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, तो फिर से कितना लिखेंगे प्रोग्राम, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे वापस से एज ही ले रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ से इंट एज के नीचे जो लिखे हैं उसको काट देंगे। ओके, तो इंट एज भी आ गया, एक मिनट, यहाँ से हाँ काट देंगे इंट एज के नीचे। ओके, तो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं कि आप क्या वोटिंग के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। ओके, तो ये प्रोग्राम आपको सिर्फ बताएगा कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। तो वही एज वाला ही एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ चुके। तो यहाँ पे सी आउट लिखेंगे, यूज़र को कहेंगे अपना एज डाले वहाँ पे, तो एंटर योर एज, तो योर एज, एंटर योर एज सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं भूलना है, सेमीकोलन और कर्ली ब्रैकेट जैसे इंपॉर्टेंट सिंटेक्स आपको नहीं भूलना है। ओके, तो एंटर योर एज पे यहाँ पे हम डालेंगे सेमीकोलन, यहाँ पे यूज़र अपना एज को डालेगा। उसके बाद सी इन पे लिखेंगे एज, जो कि एज इंटीजर स्टोर करेगा, मैंने आपको पहले समझाया था तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ओके, तो इफ़ लिखेंगे, इफ़ एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर कि एज शुड बी, मतलब एज, उसके बाद ग्रेटर देन, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब 18 साल से जो ऊपर है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है। एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये हम कंडीशन लिख देंगे पैरेंथेसिस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट में आपको कर्ली ब्रैकेट नहीं भूलना है। उसके बाद सी आउट, यहाँ पे लिखेंगे हम सी आउट, जो कि एक आउटपुट प्रिंट करेगा अगर एज आपका ग्रेटर देन 18 हुआ तो। ओके, तो पहले चेक करेगा हमारा कंपाइलर, उसके बाद सी आउट लिखेंगे। अरे क्या हो रहा है ये, हाँ सी आउट, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग सेमीकोलन। अगर आप नहीं हुए तो, अगर आप माइनर हैं, एल्स फिर से पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, सॉरी नहीं लिखेंगे अभी, कंडीशन तो पहले दे चुके हैं, एज इज ग्रेटर देन 18, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, सी आउट, यू आर नॉट एलिजिबल, बस इतना ही काम है।
फिर से हम यहाँ पे एक आउटपुट स्टेटमेंट दे देंगे, यू आर नॉट एलिजिबल, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, सेमीकोलन, फॉर वोटिंग लिख देंगे यहाँ पे, सेमीकोलन, यहाँ पे रिटर्न 0, हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, रिटर्न 0 सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को एंड करेंगे। अब हम इसको रन करेंगे। ओके, तो कोड देख लेते हैं, सब सही है। तो एच को लेगा, ये आपसे एज पूछेगा, एज अगर ग्रेटर देन 18 हुआ तो ये एलिजिबल फॉर वोटिंग को प्रिंट कर देगा। बस इतना ही काम है हमारे प्रोग्राम का। ओके, तो चलिए इसे रन करते हैं। और यहाँ पे देखिए एंटर योर एज आ गया। सी आउट में हमने लिखा था एंटर योर एज, तो एंटर योर एज आ गया। उसके अंदर हमने एज डाला 22, तो इसने सीन एज मतलब इंटीजर 22 को स्टोर कर लिया है हमारे कंपाइलर के अंदर। अब अगर ये एज ग्रेटर देन 18 है तो कंपाइलर यहाँ पे आ जाएगा, एंटर यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग प्रिंट कर देगा। अगर नहीं है तो सॉरी नॉट एलिजिबल पर आ जाएगा, प्रिंट कर देगा। तो हम यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो कंपाइलर को यहाँ पे समझ आ गया हम 18 है, तो इफ स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। बस इतना ही काम है कंपाइलर को। देखिए यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो कुछ इस तरह से हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। ओके, अब हम लूप्स देखेंगे। लूप्स 3 प्रकार के होते हैं। अब लूप्स देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लूप। लूप क्या है? तो लूप स्टेटमेंट, तो मैं लिख देता हूँ लूप स्टेटमेंट। तो हम अब देखने वाले हैं लूप स्टेटमेंट। ओके, तो लूप स्टेटमेंट का मतलब जब तक हमारा कंडीशन एक देंगे और जब तक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। ओके, तो 3 तरह के लूप स्टेटमेंट होते हैं, तो लिख देता हूँ। पहला होता है हमारा व्हाइल लूप, तो 3 टाइप्स। और पहला होता है हमारा फॉर लूप, उसके बाद होता है हमारा व्हाइल लूप, उसके बाद होता है डू व्हाइल। ओके, तो 3 प्रकार के हमारे लूप होते हैं। तो मैं आपको अभी सभी लूप तो समझा नहीं सकता क्योंकि एक वीडियो में मुझे C++ को कवर करना है। तो मैं अभी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ फॉर और डू व्हाइल, और मैं यहाँ पे व्हाइल लूप से आपको समझा देता हूँ। ओके, तो फॉर और डू व्हाइल आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ व्हाइल लूप कि लूप कैसे काम करता है। ओके, तो हम यहाँ पे कोड को फिर से लिखेंगे। तो मैं क्यों लिखूँगा कोड को, वापस से पेस्ट कर दूँगा क्योंकि बार बार। ओके, अब यहाँ से मैं एच से रिटर्न 0 के ऊपर तक जो भी है सब काट दूँगा। सॉरी, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, मेन कट गया। यहाँ पे एच से लेके 0 तक मैं काट दूँगा। ओके, और हम यहाँ पे फिर से एक इंटीजर लेंगे, इंटीजर आई लेंगे। आई एक इंटीजर है। ओके, और आई का वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 0। आई इज इक्वल टू 0, आई का वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन कर दिया 0। अभी यहाँ पे हम सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे क्या लिखें? तो सी आउट स्टेटमेंट हम लिख देते हैं हेलो। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप को चलाएंगे व्हाइल। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे कि आई का वैल्यू 0 से लेके 100 तक तुम हेलो को प्रिंट करो, तो लेस देन इक्वल टू 100। ओके, तो मैंने हेलो को ऊपर लिख दिया, तो हमें इस स्टेटमेंट को व्हाइल के नीचे लिखना था। ओके, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कट कर दूँगा काउट हेलो को, और इसको हम क्या करेंगे, व्हाइल स्टेटमेंट के नीचे प्रिंट कर देंगे। बस हमारा हो गया। तो अब ये क्या करेगा, हेलो को 100 बार प्रिंट करेगा। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये हेलो को प्रिंट किए जा रहा है 100 बार। देख सकते हैं कितनी बार हमारा हेलो 100 बार प्रिंट कर दिया। भाई अनलिमिटेड बार क्या प्रिंट कर रहा है, तो इसको 100 बार ही प्रिंट करना चाहिए। तो देख सकते हैं ये प्रिंट करे जा रहा है हेलो को। तो हमने यहाँ पे कंडीशन 100 रखा था, तो देखने में अच्छा लग रहा है ना। ओके, अब समझते हैं उप के बारे में।
अब हम पढ़ने वाले हैं उप्स के बारे में। तो उप क्या होता है? उप का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जाता है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होगी, तो मैं कंडीशन क्या क्या है आपको बता दूंगा। तो उस कंडीशन को अगर हमारा सी प्लस प्लस सेटिस्फाई करेगा तो उसको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाएगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सी प्लस प्लस का नाम पहले सी प्लस प्लस नहीं था, इसका नाम था सी विथ क्लासेस। हाँ, इसका नाम था सी विथ क्लासेस। मैं लिख देता हूँ सी विथ क्लासेस, क्योंकि सी के ऊपर बस कुछ क्लासेस ऐड किया गया था पहले, तो इसका नाम पहले रखा गया था सी विथ क्लासेस और बाद में इसका नाम हो गया सी प्लस प्लस। ओके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आपको क्या क्या कंडीशंस हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सेटिस्फाई करना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको तो पहला है हमारा क्लास। तो आप सभी को तो पता है सी प्लस प्लस का नाम पहले क्लास था, सी विथ क्लासेस सॉरी। तो क्लास होना चाहिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और क्लास विच होल्ड्स ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है क्लास। और क्लास ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डाटा मेंबर, मतलब क्लास डाटा मेंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स डाटा मेंबर। ओके, तो ये पहला कंडीशन है, इसके अंदर क्लास होनी चाहिए। तो अब दूसरा कंडीशन क्या है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो दूसरा कंडीशन है डाटा एब्स्ट्रैक्शन, मतलब वी कैंट एक्सेस द सोर्स कोड। आपको चलो मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जब आप प्ले स्टोर से कोई गेम या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आप पूरा का पूरा उसका थोड़ी ना कोड देख पाते हैं। आपको जितना डेवलपर दिखाना चाहता है आप सिर्फ उतने को ही एक्सेस कर पाते हैं। तो उसी तरह डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब पूरा का पूरा सोर्स कोड लीक ना हो, सिर्फ जितना ही हमें दिखाना है और जितना ही एक यूज़र एक्सेस कर पाए उतना ही देने को डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो आप यहाँ पे प्ले स्टोर वाले एग्जाम्पल को याद रख सकते हो। ओके, अब एनकैप्सुलेशन। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है एनकैप्सुलेशन, मतलब ओनली कैन क्लास मेंबर एक्सेस द कोड। सिर्फ क्लास के मेंबर्स ही कोड को एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो ओनली क्लास मेंबर कैन एक्सेस द कोड, डाटा मेंबर कैन एक्सेस द कोड। ओके, और हमारा जो चौथा है उसका नाम है इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पे स्पेस हो गया इन और हेरिटेंस के बीच, तो इनहेरिटेंस। ओके, अब इनहेरिटेंस का मतलब हमारा एक कोड को हमें बार बार लिखना ना पड़े, हम उसको बार बार इनहेरिट कर पाएँ। तो इनहेरिटेंस भी काफ़ी प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बाद हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, उसके बाद हो गया हमारा मल्टी लेवल, उसके बाद हो गया हमारा इनहेरिटेंस, तो उसके बाद हमारा हो गया हाइब्रिड, और उसके बाद हो गया हमारा हायरार्किकल। ओके, तो लगभग 5 प्रकार के इनहेरिटेंस हैं। ओके, और तो इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि अभी चलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म का फुल फॉर्म होता है मैनी फॉर्म्स, मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। लिख देता हूँ मैनी फॉर्म्स, मतलब एक ही फंक्शन के बहुत सारे रूप। मतलब एक रवि नाम का एक एग्जांपल लेते हैं। रवि अपने माँ बाप का बेटा है और अपने बहन का भाई है, पर वो है तो रवि ही ना, मतलब एक ही शख्स है लेकिन उसके कई रूप हैं। मतलब वो अपने बहन का भाई है, वो अपने माँ बाप का बेटा है, वो किसी का भतीजा है, लेकिन वो एक ही शख्स है ना रवि, तो उसके काफ़ी सारे रूप हैं। वैसे एक फंक्शन के काफ़ी सारे रूप हो सकते हैं, उसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स हैं, और अगर इन सब कंडीशन को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करेगा तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो चलिए एक कोड के ऊपर
तो चलिए यहाँ पे कोड लिखता हूँ मैं, बस आपको देखना है कोड को। ओके, हाँ अभी हम यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, तो ध्यान से देखिए इसको। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है पहले वाले जो मैंने आपको सिखाए थे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्लास। ओके, क्योंकि इसका पहला नाम मैंने आपको बताया था सी प्लस प्लस का, सी विथ क्लासेस, तो हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे, क्लास। ओके, क्लास एक हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब क्लास एक हमारा, उसके अंदर हम रखेंगे एक क्लास लेंगे। क्लास का नाम हम क्या रखें? क्लास का नाम रखते हैं हम एम्प्लॉय। तो हमने क्लास का नाम यहाँ पे रख दिया है एम्प्लॉय। तो हमारा क्लास का नाम है एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और जब क्लास ख़त्म होगा तो कर्ली ब्रैकेट में एक सेमीकोलन आपको लगाना है, इसको भूलना नहीं है। ओके, तो देखिए लास्ट में एक सेमीकोलन है। अब इसके अंदर हम क्लास के जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उनको लिखेंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा मेंबर्स को। तो पहले हम लेंगे नेम। तो हम नेम को स्टोर करना है, तो हम एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग जो कि हमारे कैरेक्टर को स्टोर करता है, स्ट्रिंग नेम। ओके, उसके बाद हम लेंगे इंट, स्ट्रिंग जो हमारे वर्ड्स को स्टोर करता है, तो इंट सैलरी, जो कि सैलरी एक इंटीजर है। नहीं, हम यहाँ पे फ्लोट लेंगे। ओके, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट है। तो आपको डाटा टाइप्स तो पता ही होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि डाटा टाइप्स स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर। तो फ्लोट क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करेगा, जैसे हमारे इंडियन करेंसी में होते हैं 40.00, 40 रुपीज़ ऐसे। तो फ्लोट सैलरी। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी हमने पढ़ाया था पहले एनकैप्सुलेशन हमने। तो एनकैप्सुलेशन क्या करेगा? इसको प्राइवेट या फिर पब्लिक, मतलब हम चाहे तो इसको प्राइवेट कर सकते हैं या फिर पब्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट, लिख देते हैं वेट। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन का नाम है वॉइड गेट डाटा, जो कि क्या करेगा? हमारे डाटा को गेट करने में हमारी हेल्प करेगा, बस इतना ही। ओके, तो यहाँ पे एक वॉइड गेट डाटा, तो इस फंक्शन को आपको पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करके स्टार्ट करना है, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ आपको यहाँ पे कोड लिखना है। क्या लिखना है? एंटर से एम्प्लॉय नेम। ओके, एंटर एम्प्लॉय नेम, उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद इसको स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, ये ऑटोमेटिक स्ट्रिंग ले जाएगा हमारा कंपाइलर। उसके बाद हम सी आउट सैलरी को स्टोर करेंगे, एंटर एम्प्लॉय सैलरी, एंटर एम्प्लॉय सैलरी। तो हो गया सेमीकोलन। अभी सी इन सैलरी, अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, क्लासेस का काम ख़त्म हो गया। अब हमें इसको एक्सेस करना है, तो इंट, अब हम अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे इंट मेन से। तो आप यहाँ पे अपना मेन प्रोग्राम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है। ओके, और एम्प्लॉय और ई डॉट गेट डाटा। अब इसको चलिए मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं हमें अभी एम्प्लॉय का नाम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम डालेंगे एलविश। ओके, उसका सैलरी डालेंगे 40,000। ओके, रुको, 40,000.00 रुपीज़, 40,000.00। ओके, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा प्रोग्राम यहाँ पे काम करेगा। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा एक क्लास के साथ हम कैसे लिख सकते हैं एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को। ओके, तो ये था हमारा प्रोग्राम। तो और एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि हमारा फ्रेंड फंक्शन हो गया। तो अभी मैं आपको जादू दिखाता हूँ, रुकिए। अब इसको मैं यहाँ से कट करके पब्लिक के बाद इसको यहाँ पे 1 मिनट पेस्ट करूँगा। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे एरर दिखा रहा है ई डॉट गेट डाटा पे। ओके, तो ये एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि एक्सेस नहीं कर पा रहा है, हमने इसको प्राइवेट के अंदर रखा है। तो हमको इसको दूर करने के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम फ्रेंड फंक्शन कहते हैं। फ्रेंड फंक्शन क्या करेगा?
हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कैन नॉट अनएक्सेसिबल। ओके, तो फ्रेंड फंक्शन क्या करेगा, हमारे डाटा मेंबर्स को वो एक्सेस कर पाएगा। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है जो कि क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है और वो क्लास के सारे डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा, लेकिन हमें फ्रेंड और उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिखना है। ओके, तो जैसे मैं अभी लिखूँगा फ्रेंड वॉइड गेट डाटा, हमने लिखा था फंक्शन ना, तो वॉइड गेट डेटा। उसके बाद हम फंक्शन को यहाँ पे ओके, तो अभी वॉइड गेट डाटा फंक्शन यहाँ पे सेमीकोलन, तो अभी ये एक्सेस कर पाएगा, ये एरर दूर हो गया। ओके, तो और भी बहुत सारे कोई अभी एरर शो कर रहा है, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, 1 मिनट सेमीकोलन, हाँ हो गया। तो उम्मीद है आप सभी को C++ समझ आ गया होगा। ये मैंने बिगिनर फ्रेंडली बनाया था और इसमें मैंने कुछ कोर कॉन्सेप्ट C++ से कंप्लीट किए। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं C++ के अंदर। ओके, तो अगर ये एक ट्रायल था, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने प्रोग्रामर दोस्तों के साथ या फिर कोई कंप्यूटर साइंस का है तो उसके साथ शेयर जरूर कीजिए। और एक चीज़, वो 100+ इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया है, तो उसको भी ज़रूर एक्सेस करिए। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।